नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। इस वीडियो में हम लोग यूपी SSC लोअर सबऑर्डिनेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जीके सेक्शन में लोअर पीसीएस में पूछा जाता है। संप्रेषण एवं अंतर्वैयक्तिक कौशल, निर्णय एवं समस्या समाधान। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल। अगर आपने सिलेबस को ध्यान से देखा होगा, चाहे नया वाला चाहे पुराना वाला, तो ये आपके सामने नया वाला सिलेबस है जिसमें पॉइंट नंबर 3 पर जो है दिया गया है अंतर्वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान भी समाहित होगा। तो इसके अंतर्गत जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो है इससे प्रायः पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हम इस वीडियो में इसको समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा जो संप्रेषण है वो टफ लगता है, क्योंकि जो है उसमें जितनी भी बुक्स हैं वो ज़्यादातर हिंदी में उपलब्ध होती हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा जो है कि आपको जो है ये टॉपिक समझ में आ जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में इससे मिल सकते हैं। ये टॉपिक पीसीएस के सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र यानी सीसैट में भी पूछा जाता है, जिसमें करीब 5 से 6 प्रश्न जो है इंटरपर्सनल स्किल और समस्या समाधान से आते हैं। साथ ही में लास्ट में वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को क्वेश्चन फॉर्म में आपको बताने का प्रयास किया गया है, जिससे आप जो है पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकें। इसलिए पूरा टॉपिक देखिए। आगे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसके बाद जो है उनसे संबंधित प्रश्न जो है लास्ट में हल करेंगे। तो लगभग 1 घंटे का वीडियो है, पूरा देखिए तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल सह संप्रेषण कौशल क्या होता है। तो पहले इसके शाब्दिक अर्थों को आप समझ लीजिए। संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी किसी एक दूसरे से संवाद करना, संचार करना, बातचीत करना, ये संप्रेषण आता है। और अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या होता है? यानी इंटरपर्सनल स्किल, यानी हम आपस में, यानी दो व्यक्ति जो आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के व्यवहार से जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जो बातचीत की भाषा शैली होती है, वो सब अंतर्वैयक्तिक कौशल के अंग होते हैं। तो संप्रेषण या कम्युनिकेशन जो होता है, ये सूचनाओं की प्राप्ति तथा सूचनाओं के प्रेषण का एक स्वाभाविक मानवीय और संगठनात्मक आवश्यकता है। मिलेट एक जो है विचारक हैं, इन्होंने संचार को प्रशासनिक संगठनों की रक्तधारा बताया है। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं सीधे सीधे कि प्रशासनिक संगठनों की रक्तधारा संचार को किसने बताया है? तो मिलेट ने बताया है। इसी तरह से पिफनर के अनुसार संचार यानी कम्युनिकेशन क्या होता है? प्रबंध का हृदय होता है, यानी किसी भी मैनेजमेंट का जो हार्ट होता है, मैनेजमेंट सिस्टम का, वो प्रबंध होता है। प्रबंध का हार्ट होता है संचार। फिर अगला जो है वक्तव्य है जॉर्ज आर टैरी। इनके अनुसार संचार संगठनात्मक कार्यों तथा प्रबंधकीय प्रतिक्रियाओं के लिए चिकनाई का कार्य करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कथन है जो पूछा जा सकता है। अब जो है समझने की बात है कि स्थूल रूप से यानी मोटे तौर पर संचार या कम्युनिकेशन के क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला कार्य होता है एक दूसरे को सूचना देना है, इंफॉर्मेशन प्रेषित करना, अभिप्रेरणा देना, भावनात्मक अभिव्यक्ति करना, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, और नियंत्रण। ये सभी जो है इसके स्थूल रूप से संचार के कार्य होते हैं। संचार को अगर जो है जो डिजाइन किया जाता है, तो संप्रेषक कौन होता है? जो कोई भी संदेश भेजता है या कोई कम्युनिकेशन का स्टार्ट करता है, उसको संप्रेषक या सेंडर कहते हैं। ये क्या करता है? ये सूचना को भेजता है प्राप्तकर्ता या रिसीवर के पास, और प्राप्तकर्ता क्या करता है? उस सूचना को सुनकर, उस बात को सुनकर उसका प्रत्युत्तर या रिप्लाई देता है संप्रेषक को। और इसके बीच में एक माध्यम होता है। कौन कौन से माध्यम होते हैं अभी आगे बात करेंगे। तो एक ये बेसिक डायग्राम है कि किस प्रकार से संचार तंत्र या कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। अब संचार के प्रमुख तत्वों की बात करें तो सबसे पहला तत्व होना चाहिए संप्रेषक या सूचनादाता, यानी कोई ना कोई सेंडर होगा जो सूचना सेंड कर रहा होगा। दूसरा प्रमुख तत्व है सूचना या जानकारी। उसके पास कोई ना कोई सूचना होगी या जानकारी होगी जो उसको भेजनी होगी। तो संप्रेषण में सबसे ज़्यादा महत्व इसी का है।
तीसरा है सूचना का माध्यम या विधि, वो किस माध्यम से अपनी सूचनाएं दूसरे यानी सेंडर रिसीवर तक पहुंचा रहा है। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो, चाहे टेलीफोनिक मीडियम हो, पत्र द्वारा पहुंचा रहा है या किसी अनाउंसमेंट द्वारा पहुंचा रहा है। तो इन सब में माध्यम या विधियां आ जाएंगी। अभी इसको एक एक पॉइंट को हम डिटेल में देखेंगे। चौथा जो है महत्वपूर्ण प्राप्त होता है सूचना को प्राप्त करने वाला या रिसीवर। फिर पांचवा उसका तत्व क्या होगा, प्रत्युत्तर या वांछित प्रक्रिया यानी फीडबैक। जब मान लीजिए हम ही ने कोई सूचना प्राप्त की तो हम उस सूचना के रिप्लाई में, उसके प्रतिक्रिया में हम कुछ ना कुछ फीडबैक देंगे, कुछ ना कुछ उत्तर देंगे सूचना भेजने वाले को। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, फीडबैक कहलाती है। अब बात करते हैं संचार के प्रकार, माध्यम के आधार पर यानी मीडियम के बेस पर कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। ये सब सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने सीसैट का पेपर देखा होगा यूपीपीसीएस का, तो ये सब क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो है संचार का माध्यम होता है मौखिक संचार यानी वर्बल कम्युनिकेशन। बोलने व सुनने की विधि मौखिक वार्तालाप इसके अंतर्गत आता है। कई बार यह एक तरफा भी हो सकता है और कई बार ये द्विमार्गी या डायलॉग या टू वे जो है डायलॉग हो सकता है। यानी एक तरफा क्या हुआ, अगर हमने कोई बात किसी को आज्ञा के रूप में कही कि जाओ ये काम कर लाओ, वो गया उसने काम कर दिया, ये क्या हुआ, एक तरफा हो गया। द्विमार्गी हो गया, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, उसने उसका जवाब दिया, फिर मैंने उससे कुछ पूछा, उसने उसका जवाब दिया, तो ये क्या हुआ, द्विमार्गी मौखिक संचार का उदाहरण हो गया। उदाहरण से ही क्वेश्चन आते हैं, अभी आगे उसकी भी बात करेंगे। तो मौखिक संचार के अंतर्गत क्या आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा इसमें से मौखिक संचार का साधन कौन सा नहीं है। तो मौखिक संचार के साधन हम देखते हैं, रेडियो, फिल्में, टेलीविज़न, टेलीफोन, वार्तालाप, सम्मेलन और साक्षात्कार, ये सब जो है कुछ मौखिक संचार के यानी वर्बल कम्युनिकेशन के साधन हैं। अब दूसरे तरह के बात करते हैं लिखित संचार की या रिटन कम्युनिकेशन की। तो ये या तो रिटन होता है या प्रिंटेड होता है। मुद्रित का अर्थ क्या होता है, प्रिंटेड। प्रिंटेड का मतलब बुक हो, लेटर हो, सर्कुलर हो, किसी भी तरह का हो। तो या तो ये रिटन हो सकता है या प्रिंटेड हो सकता है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की जो पूछे जा सकते हैं। पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, पोस्टर, होर्डिंग्स, साइन बोर्ड, बुलेटिन, आदेश, प्रपत्र, नियमावली, चार्ट और पत्र, ये सब जो है प्रमुख लिखित संचार के साधन हैं जिनसे हम लिखित रूप से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। तीसरे तरह का संचार होता है प्रतीकात्मक संचार या सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। इसमें इशारे या किसी प्रतीक चिन्ह के माध्यम से हम किसी को अपनी बात बताते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें हम, अगर हम ओंठों पर उंगली रख लें तो इसका क्या अर्थ होता है, किसी को इशारा कर रहे हैं ओंठों पर उंगली रखने का, तो इसका मतलब होता है चुप रहिए या चुप रहना। और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा और हमको यस और नो में आंसर देना है और बिना बोले अगर हमने देना है, तो या तो हम हाँ ना की दशा में क्या करेंगे, गर्दन को हिलाएंगे। गर्दन को हिलाने के तरीके से अगले को पता चल जाएगा कि हम यस कह रहे हैं या नो कह रहे हैं। फिर कोई खिलाड़ी जीतता है या कोई किसी प्रकार से जीतता है तो अपनी 2 उंगलियों को क्रॉस करके वी आकार की आकृति बनाता है, वो भी एक प्रतीकात्मक संचार का उदाहरण है। तो मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब चीज़ें आगे कठिन होने जा रही हैं। अब बात करते हैं प्रवाह के आधार पर यानी फ्लो। फ्लो किधर से किधर है, संचार जो है किस तरफ से किस तरफ को मूव कर रहा है, इसके आधार पर कितने प्रकार होंगे। तो सबसे पहला है अधो संचार यानी डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड का आप लोग अर्थ समझते हैं, ऊपर से नीचे की ओर कोई भी कम्युनिकेशन होना। तो इसको समझिए पहले आप। किसी संगठन में उच्च अधिकारी द्वारा निम्न या अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना या आदेश भेजा जाता है, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। मान लीजिए डीएम साहब हैं और वो एसडीएम को या अपने जो है अनुभाग अधिकारी को कोई सूचना भेजते हैं या कोई आदेश लिख के भेजते हैं,
तो वो किस तरह का जो है मूवमेंट कहलाएगा, वो किस तरह का फ्लो कहलाएगा, डाउनवर्ड फ्लो कहलाएगा। और इसकी प्रकृति प्रायः आदेशात्मक होती है। इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन यही है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या अधो संचार की प्रकृति कैसी होती है, आदेशात्मक, और कई अन्य ऑप्शन दिए होंगे तो आपको बताना है कि आदेशात्मक होती है। अब इसके एग्जाम्पल्स ले लीजिए। ये लिखित या मौखिक आदेश हो सकता है। परिपत्र, परिपत्र को आप इंग्लिश में भी जान लीजिए सर्कुलर। सर्कुलर एक तरह का लेटर होता है जो कई लोग को जो है एक साथ जो है प्रेषित किया जाता है। नियमावली हो, कोई जो है रूल रेगुलेशन की नियमावली हो, बजट स्वीकृति के बारे में कोई आदेश हो, या कार्मिकों का कोई सम्मेलन हो। कार्मिक सम्मेलन का अर्थ क्या हुआ, कहीं पर जो है कहीं बड़ी सभा हो रही है जिसमें उच्च अधिकारी और उनके मातहत कर्मचारी बैठे हुए हैं, तो उसमें जो है उच्च अधिकारी जो है कोई निर्देश देता है। आप सीधा सीधा एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई बैठक हो रही मान लीजिए, तो जब वो निर्देश देता है, आदेश देता है, तो वो किसके लिए होता है, अपने से निम्नतर जो है स्तर के कर्मचारियों या अधिकारियों के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है कार्मिक सम्मेलन का यही अर्थ है कि इसमें भी डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। फिर अपवर्ड संचार या ऊर्ध्व संचार की बात करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि नीचे से ऊपर की ओर, यानी निचले स्तर से ऊपर की ओर किए जाने वाला संचार जो है अपवर्ड या ऊर्ध्व संचार कहलाएगा। अब किसी संगठन में निम्न से उच्च स्तर की ओर सूचना का जो प्रवाह होता है वो अपवर्ड संचार या अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, प्रार्थनात्मक होती है। इसको नोट कर लीजिए, प्रार्थनात्मक यानी रिक्वेस्टिंग होती है, रिक्वेस्ट किया जाता है। क्योंकि अगर कोई छोटा कर्मचारी है और अपने अधिकारी को कुछ कहता है या लिखित कहता है या मौखिक कहता है, जैसे भी कहता है, तो वो कैसे कहेगा, एक रिक्वेस्ट के वे में कहेगा, वो आदेश नहीं दे सकता है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो गई, प्रार्थनात्मक प्रकृति हो गई। अब इसमें मौखिक प्रार्थना, अनुमति मांगना किसी चीज़, जैसे मान लीजिए छुट्टी ही उसको लेनी हो, तो वो एप्लीकेशन लेके गया अपने उच्च अधिकारी के पास, उसने कहा मुझे छुट्टी चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट करेगा यानी अनुमति मांगेगा। और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अधिकारी ने कहा कि आपने क्या काम किया है या फला काम में क्या प्रगति है उसकी रिपोर्ट दीजिए, तो प्रगति रिपोर्ट इसमें के अंतर आ जाएगा। कर्मचारी फाइल पर जैसे नोटिंग की जाती है, कोई सुझाव लिखकर प्रेषित करता है, योजना एवं बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है उच्च अधिकारियों को, तो ये सब जो है इसके जो है उदाहरण में आएगा। अब बात करते हैं समस्तरीय या पार्श्व संचार की। तो समस्तरीय की इंग्लिश क्या होगी, हॉरिजॉन्टल और एक्रॉस। जहां पर इंग्लिश के भी टफ वर्ड लगेंगे, मैं आपको हिंदी के जहां टफ वर्ड लगेंगे उसकी इंग्लिश में आपको बताता चलूंगा। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, मतलब समानांतर। एक्रॉस का मतलब लगभग आसपास जो है। तो जब संगठन या पद सोपान क्रम में समान स्तरीय कार्मिक आपस में संचार करते हैं तो उसको समस्तरीय या पार्श्व करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई अनुभाग अधिकारी है, वो एक अनुभाग अधिकारी से ही कम्युनिकेट कर रहा है या अपने बाबू से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो समस्तरीय और पार्श्व के अंतर्गत आएगा। और इसकी प्रकृति अत्यंत स्वाभाविक या नेचुरल होती है। स्वाभाविक का अर्थ यहाँ पर नेचुरल से है, मतलब इसमें कोई प्रार्थना नहीं की जा रही होगी, प्रार्थनात्मक नहीं होगा, इसमें कोई आदेश नहीं दिया जा रहा होगा, ये एक मैत्रीपूर्ण और स्वाभाविक जो है कम्युनिकेशन होगा। अब इसमें क्या है, लिखित या मौखिक रिपोर्ट एक दूसरे को देना, कोई सामूहिक कार्य करना, संपर्क तथा समिति की बैठकें आदि जो होंगी उसमें समस्तरीय या पार्श्व संचार जो है होगा। अब आगे बात करते हैं अनौपचारिक संचार की। तो अनौपचारिक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये इनफॉर्मल है, यानी इसमें ऑफिस की जो है जो ऑफिशियल जो एक दूसरे के लिए जो है प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करना आवश्यक नहीं है। मान लीजिए दो कर्मचारी हैं, वो आपस में जो है बैठ के बात कर रहे हैं और ऑफिस के अलावा घर की बातें कर रहे हैं या कोई सामाजिक बात कर रहे हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं, तो ये सारा कम्युनिकेशन जो है अनौपचारिक संचार के अंतर्गत आएगा। किसी संगठन के कार्मिकों में औपचारिक कार्यों, कार्यालयी कार्यों से इतर, मतलब औपचारिक कार्य जो उनके फॉर्मल कार्य हैं ऑफिस के,
जो उनको काम दिए गए हैं, सौंपे गए हैं, सरकारी काम हैं या ऑफिशियल काम हैं, उनसे अलग जो है पारस्परिक संबंधों पर अगर कोई आधारित संचार होता है तो वो अनौपचारिक संचार के अंतर्गत आता है, जैसे कि मित्र मंडली, क्लब, प्रशासनिक अनुभाग, जासूसी। अब आप सोचेंगे इसमें जासूसी का काम भी क्या है, तो जासूसी भी एक अनौपचारिक संचार का पार्ट है, उदाहरण है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम लोग जो है चकरा जाते हैं कि ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि यही सही उत्तर था। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से जो है याद कर लीजिए। तो इसमें ये 4 प्रमुख हो गए। और इस प्रकार के संचार का सबसे बड़ा दोष क्या है? अफवाहों का फैलना। क्योंकि जब हम किसी से व्यक्तिगत बातें करते हैं, पारस्परिक बातें करते हैं, तो कुछ बातों को हम बढ़ा चढ़ाकर उसका वर्णन कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? अफवाहें फैलती हैं, रूमर्स फैलती है। और अफवाहों के संबंध में अगला स्लाइड देखिए आप। एक जो है पूरी जो है किसी विद्वान की जो है ये गणितीय थ्योरी भी है कि अफवाह को जो है कैसे उन्होंने परिभाषित किया है। तो र्यूमर को उन्होंने आर माना है, आर बराबर आई इंटू ए इंटू 1/c। आई क्या है? महत्व है किसी बात का, संचार का इंपॉर्टेंस। ए क्या है? एकाधिक अर्थ यानी एम्बिग्युइटी, कोई ऐसी बात करना। एम्बिग्युइटी का अर्थ ये होता है कोई ऐसी बात करना जिसके एक से अधिक अर्थ निकल सकें, तो उनको एकाधिक अर्थ या एम्बिग्युइटी कहते हैं। और यहाँ पर सी का मतलब क्या है? समालोचना या तार्किक शक्ति यानी क्रिटिकल सेंस। तो ये एक फार्मूला पूरा बकायदा दिया गया है अफवाह के लिए। अब आगे बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सूचना प्राप्तकर्ता के आधार पर संचार व्यक्तिगत या सामूहिक भी हो सकता है। ये किस आधार पे होगा? जो सूचना का रिसीवर है, जो सूचना को प्राप्त कर रहा है, जिसको सूचना भेजी गई है, तो वो कैसा है? सामूहिक का मतलब हुआ कि किसी एक बड़े समूह को जो है कोई सूचना एक साथ भेजी गई तो वो कहेगा सामूहिक हो गया। और अगर किसी को पर्सनल कोई बात लिख के भेजी गई या बोली गई है तो वो व्यक्तिगत हो गया। संगठनात्मक स्थिति के आधार पर, संगठनात्मक मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें किस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके आधार पर संचार यानी कम्युनिकेशन की 3 स्थितियां हो सकती हैं जो नीचे हैं। तो आंतरिक संचार है सबसे पहला, यानी संगठन के ही कार्मिकों के मध्य आपस में जो कोई भी संचार हो रहा है उसको आंतरिक संचार या इंटरनल संचार कहेंगे। फिर दूसरे तरह का संचार क्या है? बाह्य संचार यानी एक्सटर्नल संचार। तो इसमें क्या है? संगठन तथा जन साधारण के बीच, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है और पब्लिक के बीच जो है जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है, वो एक्सटर्नल संचार का जो है उदाहरण है। और इसे हम जनसंपर्क भी या पब्लिक रिलेशन के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो पब्लिक रिलेशन क्या है? एक तरह का बाह्य संचार का उदाहरण है। फिर तीसरे तरह का संचार क्या होता है? अंतरवैयक्तिक संचार, जिस पे आपका फोकस है। तो अंतरवैयक्तिक संचार या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? ये भी संगठन के कार्मिकों के मध्य होता है, लेकिन ये व्यक्तिगत होता है। इसमें जो है ऑफिशियल बातों की ज़्यादा स्थान नहीं होती है, इसमें पर्सनल बातों की और व्यक्तित्व के पर्सनल जो है जो आयाम होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, संचार के माध्यमों पे बात करते हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो सबसे पहला माध्यम जिसको हम श्रव्य माध्यम कहते हैं या ऑडियो माध्यम जो है, ऑडियो मीडियम हो गया। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा? सीधे सीधे उदाहरण ही पूछे जाते हैं, इसको ऐसे याद कर लीजिए। सभा, कोई भी सम्मेलन हो, संगोष्ठी, भेंट वार्ता, साक्षात्कार, व्यक्तिगत परामर्श, मुलाकात, टेलीफोन, टेप, रेडियो, समितियां, इन सब में जो माध्यम होता है वो क्या है? ऑडियो माध्यम होता है। और दूसरे तरह का जो संचार का माध्यम है वो है दृश्य माध्यम या विजुअल मीडियम। इसमें देखकर या पढ़कर सूचना प्राप्त की जाती है। तो इसके उदाहरण आप खुद बता सकते हैं। देखकर या पढ़कर कैसे हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं? कोई सर्कुलर है या परिपत्र है उसको पढ़कर, किसी ऑफिस का कोई ऑर्डर है, कोई बुक है, कोई प्रतिवेदन है,
कोई चित्र है, इमेज है, कोई फोटो है, झंडा है, स्लाइड, पोस्टर, होर्डिंग, मूर्ति, कोई प्रतीक चिन्ह है या शारीरिक इशारे है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं। इन सबको हम लोग देखकर पढ़कर हम डायरेक्ट विजुअली जान जाते हैं कि हमको क्या कहा गया है, या ये जो है सीधे सीधे दृश्य माध्यम से हमको सूचना प्राप्त करने के ये सभी माध्यम हैं। और यहाँ पर जो इशारे दिया गया है, इशारे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आगे आपके सामने एक स्पेशल स्लाइड आएगी जिसमें केवल इशारे के बारे में है, क्योंकि आप जब पुराने पेपर्स देखेंगे तो इशारों के अर्थ पूछे गए हैं उसमें कि किस इशारे का क्या अर्थ होता है। तो आगे चलते हैं। तीसरा तरह का माध्यम क्या हो सकता है? श्रव्य दृश्य, यानी जिसमें ऑडियो भी शामिल हो और वीडियो भी शामिल हो, यानी ऑडियो विजुअल मीडियम। जिन माध्यमों में एक साथ सुनकर देखकर हमको सूचना मिलती है वो ऑडियो वीडियो विजुअल कहलाते हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? टेलीविज़न है, कोई वीडियो है, फिल्म है, नाटक है, व्यक्तिगत या सामूहिक अभिनय है, एक्टिंग जो जिसे कहते हैं हम। तो ये सभी जो है ऑडियो विजुअल मीडियम के मेन उदाहरण हैं। इनमें ऑडियो यानी श्रव्य और दृश्य दोनों ही तरह का संचार एक साथ हमको पहुंचता है। अब आगे बढ़ते हैं। मिलेट जो है एक जो है दार्शनिक हैं, इनके अनुसार संगठनों में सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस विधि की महत्वपूर्ण उपयोगिताएं क्या क्या हैं? तो कॉन्फ्रेंस आप जानते हैं, कोई मतलब ऐसा शब्द नहीं है कि आप उसको ना जानते हो। कॉन्फ्रेंस का अर्थ हिंदी में सम्मेलन है, यानी जहां पर कई सारे लोग जो है एक संगठन से संबंधित या एक दल से संबंधित जो है इकट्ठा होते हैं और वहां पर कोई ना कोई वक्ता खड़ा होके अपनी बात को रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो कॉन्फ्रेंस विधि जो होती है इसका क्या उपयोग है संचार में, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली क्या है? समस्याओं की जानकारी को प्राप्त करना। इससे क्या होता है? आप एक दूसरे को समस्याएं बताते हैं, वहीं पर आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। निर्णय स्वीकृति या निष्पादन में सहायता मिलती है। मान लीजिए कोई बड़ा समूह है, वहां पर जो है आपने कहा कि मैं ये प्रस्ताव रखता हूं, तो वहीं पर लोग जो है आपके साथ सहमत हैं, असहमत हैं, तो अपना निर्णय, अपनी स्वीकृति वो आपको तुरंत व्यक्त कर देंगे। संगठन से संबंध कार्मिकों में एकता का भाव उत्पन्न करना। कोई भी सम्मेलन होता है उसका जो मूल उद्देश्य होता है कि सब एक साथ जब मिलेंगे, बैठेंगे, तो वहां पर क्या होगा? एकता यानी यूनिटी की जो है भावना या सेंस जो है उत्पन्न होगा। फिर कार्मिक वर्ग यानी कर्मचारी वर्ग के कार्य निष्पादन और मूल्यांकन भी वहां पर किया जा सकता है। प्रशासनिक कार्मिकों की सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो सम्मेलनों में जो है, मान लीजिए कोई सरकारी सम्मेलन है, तो उसमें जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो कार्मिक हैं वो एक दूसरे को अपनी सूचनाएं जो है बोलकर बतलाकर दे सकते हैं। अब थोड़ा सा जो है एक टफ जो है आपके सामने टॉपिक आ रहा है, लेकिन इसको धैर्य से सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा। और थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं। संचार प्रक्रिया यानी जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन मेथड्स होते हैं, इसके प्रतिमान क्या होते हैं? तो इस पे 5-6 तरह के मॉडल हैं जो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। तो सबसे पहला मॉडल है शैनन एवं वीवर मॉडल। ये 1949 में दिया था, इन्हीं ने दिया था, शैनन एवं वीवर ने मिलकर। इसको पॉपुलरली टेलीफोन मॉडल के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया कि टेलीफोन मॉडल किस मॉडल को कहते हैं? शैनन एवं वीवर मॉडल को कहते हैं। और इसमें दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, इसमें शोर को एक बड़ी बाधा या नॉइस को एक बड़ी बाधा माना गया है। तो ये कुछ इस तरह से काम करती है, जैसा कि नाम ही है टेलीफोन मॉडल, तो उन्होंने टेलीफोन का उदाहरण देकर जो है इस बात को समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले संप्रेषक यानी जो कम्युनिकेशन शुरू कर रहा है उसने अब कुछ बोला, वो ट्रांसमीटर में गया, ट्रांसमीटर में सिग्नल यानी संकेत के माध्यम से प्राप्तकर्ता को मिला और वो अपने गंतव्य तक बात पहुंच गई। ये जो शुरुआती चरण है इसको क्या कहेंगे? संदेश संप्रेषण, यानी संदेश का अर्थ मैसेज कम्युनिकेशन। और इधर वाले पोर्शन को क्या कहेंगे? प्राप्त संकेत या संदेश, ये इसको कहेंगे। और इसमें जो एक बाधा उत्पन्न करता है संकेत में, मान लीजिए आप बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा शोर है पीछे,
तो आपके जो सिग्नल्स हैं, आपके जो संकेत हैं, वो जो है डिस्टर्ब करेंगे। अब अगला मॉडल देखते हैं हम लोग। तो अगले मॉडल को हम लोग का नाम है सीई ऑसगुड मॉडल। ये 1954 में दिया गया था और इसका जो मूल मोटू है, इसका जो मूल सिद्धांत है वो क्या है? संचार एक सतत प्रक्रिया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस कम्युनिकेशन के मॉडल में ये कहा गया है कि संचार एक सतत प्रक्रिया है? तो आपको बताना होगा सीई ऑसगुड मॉडल में बताया गया है कि संचार एक सतत प्रक्रिया है। इस मॉडल में क्या है? संप्रेषक तथा सूचना प्राप्तकर्ता दोनों एक क्षण संप्रेषक तो दूसरे क्षण प्राप्तकर्ता की भूमिका निभाते हैं। अब इस बात को अगर आप नहीं समझें तो ये समझिए, मान लीजिए आप जो है संप्रेषक हैं, आप जो है संदेश भेज रहे हैं दूसरे को, आमने सामने खड़े हैं या टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। तो अभी आप संप्रेषक हैं और जो दूसरा है वो क्या है? प्राप्त करता है, जिसको आप बता रहे हैं। लेकिन जब आपका संदेश या मैसेज वहां तक पहुंच गया तो प्राप्तकर्ता क्या बन जाएगा? संप्रेषक बन जाएगा। प्राप्तकर्ता संप्रेषक बन गया। अब उसने आपकी बात का उत्तर दिया और आप बन गए प्राप्तकर्ता। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इसमें कहा गया है, फिर से सुनिए, इस मॉडल में संप्रेषक तथा सूचना प्राप्तकर्ता दोनों एक क्षण संप्रेषक तो दूसरे क्षण प्राप्तकर्ता की भूमिका निभाते हैं। आसान है, बस देखिए इसमें क्या है, जो ये पूरा टॉपिक है इसमें बस शब्दों का जो शब्द हैं वो थोड़े से कठिन हैं, उन्हीं को समझना है। और एक बार आपने कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बना लिया तो जो है कभी भी जो है इससे क्वेश्चन आपके नहीं गलत होंगे। फिर अगला हम देखते हैं, तीसरा है वेस्ले एंड मैकलीन मॉडल। इसमें जो है क्या कहा गया है? व्याख्याता का मतलब यहाँ पर है भेजने वाला और प्राप्त करने वाला। तो व्याख्याता की कोई सूचना है जो वो इनकोड करता है। इनकोड करने का मतलब बना रहा है, वो बनाया उसने उस संदेश के फॉर्म में, उसने भेजा दूसरे जो है प्राप्तकर्ता के पास, प्राप्तकर्ता ने उसको डिकोड किया, पढ़ा, और फिर जो है उसने दूसरे वाले ने क्या किया? फिर उसने उसका जवाब इनकोड किया उसको संदेश के फॉर्म में और डिकोड व्याख्याता के पास भेज दिया। अब ये डिकोडर बन गया, ये इनकोडर बन गया। तो अगर आप देखेंगे तो जो सीई ऑसगुड मॉडल है और वेस्ले मैकलीन मॉडल है, ये दोनों में काफ़ी समानता है, बस थोड़ा सा जो है बात करने का, बताने का जो है तरीका अलग है। इन्होंने कोड और डिकोड वर्ड का उसमें यूज किया है। तो इस तरह से जो संप्रेषक है वो एक बार इनकोडर बन जाता है और एक बार डिकोडर बन जाता है, और जो प्राप्त करता है वो सूचना प्राप्त करते समय डिकोडर होता है और रिप्लाई करते समय इनकोडर होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है पूरी। नेक्स्ट अब देखते हैं लीगन मॉडल क्या है। लीगन मॉडल, इसमें 6 तत्व होते हैं, 6 एलिमेंट्स होते हैं। इसका कैसे संचार होता है? संप्रेषक यानी सूचना भेजने वाला, उसने सूचना को इनकोड किया, अब वो इनकोडर बन गया। किसी माध्यम का यूज़ किया, मान लीजिए पत्र लिख रहा है, या उसने टेलीफोन का प्रयोग किया, या उसने आमने सामने बातचीत की, जो भी माध्यम होगा, बीच में कोई ना कोई माध्यम यहाँ पर होगा। फिर अब जो है जिसने प्राप्त किया वो डिकोडर बन गया और वही प्राप्त करता है। तो इसमें कुल 6 तत्व हैं, संप्रेषक, इनकोडर, माध्यम, डिकोडर, प्राप्तकर्ता। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो याद रखिए, नहीं तो इतना जरूर याद रखिए कि लीगन के मॉडल में 6 तत्व होते हैं। फिर बिल्बर श्रेम मॉडल, ये भी बिल्बर श्रेम नामक जो है कोई जो है विचारक है, इनका है। इनका जो मॉडल है संप्रेषण का या कम्युनिकेशन का, वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से संबंधित है। इसमें क्या है? इसमें फीडबैक को इन्होंने अनिवार्य संचार का अनिवार्य तत्व माना है। तो आपके 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि बिल्बर श्रेम मॉडल किससे संबंधित है? इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, बिल्बर श्रेम मॉडल में प्रमुख बात क्या है? फीडबैक को संचार का अनिवार्य तत्व माना है बिल्बर श्रेम ने। अब इनका जो मॉडल है नीचे दिया हुआ है, संप्रेषण, फिर संदेश माध्यम से होता हुआ उसकी विवेचना हुई, प्राप्तकर्ता के बाद गया, उसने प्रतिक्रिया की तो उसने फीडबैक जो है जनरेट किया और वापस जो है भेज दिया।
तो ये जो है इनका फीडबैक आपको इसमें याद रखना है कि फीडबैक इनके मॉडल का एक अनिवार्य अंग है। अब आज का आखिरी मॉडल लॉसवेल मॉडल, ये हैरोल्ड डी लॉसवेल द्वारा दिया गया है 1948 में। ये संचार प्रक्रिया का शाब्दिक मॉडल है, यानी वर्बल कम्युनिकेशन। इसको याद रखिएगा, वर्बल यानी जो चीज बोल के बताई जा रही है, जो सूचना या संदेश मौखिक रूप से भेजा जा रहा है। वर्बल को आप मौखिक भी कह सकते हैं, शाब्दिक भी कह सकते हैं। तो ये इन्होंने एक जो है एक डायग्राम के माध्यम से समझाया है कि इनकोड जो करता है वो किसी न किसी स्रोत से सूचना लेता है, उसको इनकोड करता है, संकेत के फॉर्म में प्राप्तकर्ता के पास भेजता है, प्राप्तकर्ता उसको डिकोड करता है और फाइनली वो गंतव्य क्षेत्र तक पहुंच जाता है। तो शुरुआत में जो भेजने वाला है उसके क्षेत्र को अनुभव क्षेत्र, यहाँ पर ये अनुभव क्षेत्र हो गया, यानी स्रोत और एनकोडिंग ये मिलाकर अनुभव क्षेत्र कहलाए, और डिकोड और गंतव्य मिलाकर ये भी अनुभव क्षेत्र यहाँ पर कहलाए। लॉसवेल ने कहा कि जो मेरा मॉडल है उसमें प्रश्न होने चाहिए, तो इन्होंने प्रश्नों के माध्यम से अपने मॉडल को समझाया है। पहला, कौन कहता है, यानी कहने वाला कौन है। क्या कहता है, यानी क्या ये जो क्या हो गया संकेत, ये जो है संदेश हो गया। किस माध्यम से कहा जाता है, यानी कौन सा मीडियम यूज किया गया है। किसे कहा जाता है, यानी प्राप्तकर्ता या डिकोडर कौन है, और उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी वो क्या फीडबैक देता है, क्या रिप्लाई देता है। तो लॉसवेल ने इन 6 प्रश्नों के माध्यम से अपने बात को, अपने मॉडल की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अब जो कम्युनिकेशन होता है, इनमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को बाधित कर सकती हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि संचार की बाधाएं इनमें से कौन सी नहीं है या कौन सी है। तो इसको आसान है, आप समझ जाएंगे। पहली बात है भाषा संबंधी, यानी लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक जो है यानी लैंग्वेज की प्रॉब्लम। मान लीजिए आप जो है नॉर्थ इंडियन हैं और आप एक साउथ इंडियन जो तमिल भाषा ही जानता है उससे बातचीत कर रहे हैं, उसको कुछ समझा रहे हैं, उसको कुछ बता रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप जो बोल रहे हों वो तमिलनाडु का जो व्यक्ति आपकी बात को समझ पाए, क्योंकि आप हिंदी बोल रहे हैं और वो केवल तमिल जानता है। तो पहली संचार की बाधा क्या हो गई, भाषा हो गई। फिर तकनीकी एवं स्थानीय शब्दावली। अगर आप अपनी बात में बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स का यूज करती है, मान लीजिए आप आईटी सेक्टर के व्यक्ति हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या एक कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं, और आप जो है एक जो है साधारण व्यक्ति जो कंप्यूटर की भाषा नहीं जानता है या तकनीकी भाषाओं को नहीं समझता, तकनीकी बातों को आप उसको कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि कंप्यूटर में मॉडेम से कैसे इंटरनेट को कनेक्ट किया जाता है, आईएमपीएस क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है, और तो आपकी तकनीकी भाषा को वो नहीं समझ सकता है, तो ये भी जो है आपके संचार में एक बाधा उत्पन्न करेगा। फिर अगली बात करते हैं स्थानीय शब्दावली की। मान लीजिए आप दोनों लोग हिंदी भाषी हैं, लेकिन एक जो है मुजफ्फरनगर का व्यक्ति है, मुजफ्फरपुर का है, एक मुजफ्फरनगर का, यानी एक बिहार बॉर्डर से संबंधित है और एक दिल्ली बॉर्डर का व्यक्ति है। तो आप लोग अगर इसमें से कोई एक स्थानीय भाषा का प्रयोग शुरू कर देता है, एक लोग पूरबिया बोल रहे हैं, एक लोग पश्चिम की भाषा बोल रहे हैं, तो स्थानिकता भी जो है एक समस्या इसमें आ सकती है। फिर व्याख्या एवं बोध की समस्या। आप जो बात कह रहे हैं अगर वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है तो इंटरप्रिटेशन करने में जो सुनने वाला है या उसका बोध यानी उसको परसेप्शन बनाने में अपने में उसको एक समस्या आ सकती है। इसलिए भाषा बहुत ही सुस्पष्ट और सरल होनी चाहिए। फिर इच्छा का अभाव, मतलब आप जो है जो समझाना चाहते हैं अगर दूसरा समझना ही ना चाहे या आप उसको अच्छे से समझाना ही नहीं चाहते हैं और बेमन से कोई बात कह रहे हैं, तो ये जो है इच्छा वाला फैक्टर यहाँ पर आएगा। माध्यम एवं प्रक्रिया की समस्या। माध्यम यानी मीडियम, अभी पीछे सारी बात हुई कौन कौन से मीडियम होते हैं, विजुअल, ऑडियो विजुअल, वर्बल, नॉन वर्बल। तो ये भी जो है अगर ये उपलब्ध नहीं है तो ये भी एक समस्या हो सकती है। आकार एवं दूरी,
मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत दूरी पर आपसे है और आपके पास उचित माध्यम नहीं है, तो आप उसको अपनी बात यहाँ से चिल्लाकर कहते हैं, वो नहीं सुन पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर आकार और दूरी का यहाँ पर इस तरह से सेंस है। अभी इसकी अगर मैं व्याख्या करने लग जाऊँ तो इसमें कम से कम आधा घंटा मैं इसको समझा सकता हूँ, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं, केवल आप जो जीस्ट है उसको समझिए, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। अब अच्छे संचार के लिए यानी गुड कम्युनिकेशन के लिए कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। सबसे पहला क्या है, संचार स्पष्ट हो, यानी क्लियर बात, आप जो भी कह रहे हैं वो कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए जो दूसरे को समझ में आ सके। दूसरी बात, प्राप्तकर्ता की अपेक्षा के अनुरूप हो और उद्देश्य को पूरा करता हो, यानी जो प्राप्तकर्ता आपसे अपेक्षा करता है कि आप उससे क्या कहना चाहते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है साइंस का लेक्चर अटेंड करने के लिए जो है किसी यूनिवर्सिटी में जाकर क्लास में बैठता है, तो उसने अपेक्षा क्या की है कि उसको साइंस का लेक्चर सुनने को मिलेगा, और वहीं पर कोई आके उसको काव्य पर जो है यानी या लिटरेचर पे कोई जो है लेक्चर सुनाने लगे कोई टीचर, तो वो क्या होगा, उसकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होगा, तो वो मन लगाकर उसको सुनेगा ही नहीं, उसमें उसका मन ही नहीं लगेगा, तो वो प्राप्तकर्ता जो है उस कम्युनिकेशन को रिसीव नहीं कर पाएगा अच्छे से, और उद्देश्य भी उसका पूरा नहीं होगा। संपूर्ण हो और समुचित हो, यानी जो कम्युनिकेशन वो पूरा हो, आधा अधूरा ना हो, और उचित हो, समयानुसार हो, जिस समय अपेक्षा की गई है उसके अनुसार हो, समानता तथा एकरूपता हो पूरे कम्युनिकेशन में, लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो, बहुत ज़्यादा रिजिड कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप जो है मान लीजिए इंग्लिश में ही दो लोग बात कर रहे हैं, अगला इंग्लिश नहीं समझ रहा है, तो आप जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए, आप उसको हिंदी में उसकी भाषा में समझाने लगिए। यहाँ लोचशीलता का मतलब ये हुआ। और प्राप्तकर्ता को स्वीकार हो, मतलब आप जिस भाषा में कम्युनिकेशन कर रहे हैं या जिस मीडियम में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो जो है जो रिसीवर है, जो सुन रहा है आपकी बात जो है, उसको वो बात स्वीकार होनी चाहिए। तो ये सब रहे सिद्धांतिक बातें जिनसे क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ थोड़े से अभी और देख लीजिए। टेरी के अनुसार अब बात करते हैं। टेरी के अनुसार प्रभावी संचार के 8 सुझाव हैं, ये पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो संप्रेषक को संचार की संपूर्ण जानकारी हो, यानी जो संचार करने वाला हो, कम्युनिकेटर हो, उसको क्या कम्युनिकेट करना है इसकी उसको पूरी जानकारी हो। कम्युनिकेटर और रिसीवर में आपस में विश्वास होना चाहिए। सरल शब्दों का प्रयोग और साधारण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अनुभव के आधार पर समान आधार की खोज करनी चाहिए, यानी आपको ये भी देखना चाहिए कि आप दो व्यक्ति अगर एक दूसरे से बात कर रहे हैं या कहीं पर भी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो उनमें अनुभव का भी महत्व होता है। अगर आप ज़्यादा अनुभव वाले हैं और दूसरा अनुभवहीन है, तो आप उस तरह की बात करिए जो अनुभवहीन व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। सूचना प्राप्तकर्ता का ध्यान आकर्षण करना और उसे बनाए रखना, यानी आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें सूचना प्राप्तकर्ता का ध्यान आकर्षित कर सकें, साथ में उस ध्यान की निरंतरता को बनाए रखें। उदाहरणों और दृश्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए अच्छे संचार के लिए, प्रभावी संचार के लिए। मतलब आप अगर किसी को उदाहरण, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो मैं आपको कुछ उदाहरण भी दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है, तो उससे बेहतर समझ में आता है। दृश्य साधन आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो मैं हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर रहा हूं, तो आपको पता चल रहा है। तो ये भी एक उदाहरण ही हो गया कि उदाहरण और विजुअल मीडियम का प्रयोग करके हम अपने संचार को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। विलंबकारी प्रतिक्रियाओं का बहिष्कार करना चाहिए, यानी ऐसी रिएक्शंस जो विलंब उत्पन्न करें उनको जो है हमको बहिष्कार करना चाहिए। अब थोड़ा सा अंतर्वैयक्तिक संबंध और संप्रेषणता के बारे में देखते हैं। अभी उसके आगे काफ़ी कुछ है। इंटरपर्सनल रिलेशन एंड कम्युनिकेशन, तो मानव व्यवहार के समाजशास्त्रीय आधारों का मौलिक स्रोत सामाजिक अंतःक्रियाएं हैं। ये अंतःक्रियाएं ही अंततः वैयक्तिक संबंधों का सृजन करती हैं। अंतर्वैयक्तिक संबंध एक मनुष्य की प्रत्यक्ष उपस्थिति से दूसरे व्यक्ति के प्रभावित होने की उपव्यक्ति करता है। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि इंटरपर्सनल रिलेशन क्या है। जब हम दो दोस्त खड़े होते हैं या कोई अनभिज्ञ आदमी भी हमारे सामने खड़ा होता है, हम उससे पहली बार मिल रहे होते हैं, तो हमारी भाषा शैली, हमारा जो व्यक्तित्व का जो है परफॉर्मेंस है, हमारे बोलचाल का तरीका,
हमारी अभिव्यक्ति का तरीका अगले व्यक्ति को प्रभावित करता है, और वो जो उस प्रभाव के कारण हमारे आप और उस व्यक्ति के बीच में जो जुड़ाव उत्पन्न होता है उसको ही हम अंतर्वैयक्तिक संबंध कह सकते हैं। तो अतः अंतर्वैयक्तिकता की शुरुआत पारस्परिक घनिष्ठ संबंधों का अंतिम परिणाम होती है। ये एक एक लाइन जो है पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे माता पिता और बालक में कोई संवाद हो रहा है, मित्रों के बीच आपसी बातचीत हो रही है, सहकर्मियों यानी कोवर्कर्स के बीच में पारस्परिक बातचीत आदान प्रदान हो रहा है, और किसी ऑफिस में आपस में पारस्परिक संवाद हो रहा है। तो ये सब अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन के दौरान जो हमारी भाव भंगिमाएं, अगर इंग्लिश में कहें, जो हमारे जो है चेहरे के भाव होते हैं, जो हमारा रिएक्शन होता है यानी फेशियल रिएक्शन होता है, या जो हमारा फिजिकल रिएक्शन होता है, उनका क्या अर्थ होता है, उनका क्या अर्थ निकाला जाता है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए दोस्तों। आप लोग जो है अगर पेपर देखिए सीसैट का, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर आप रिलैक्स्ड पोस्चर में बैठे हुए हैं, शिथिल मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, व्यक्ति और वार्तालाप में दिलचस्पी को इंगित करता है। ये सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जाता है क्वेश्चन कि शिथिल मुद्रा क्या दर्शाती है, तो आपको बताना होगा उसमें आंसर में कि व्यक्ति और वार्तालाप में दिलचस्पी यानी वो इंटरेस्ट ले रहा है, इसका जो है संकेत करता है। बाहें आराम की मुद्रा में है, अगर आप रिलैक्स्ड होकर अपनी हाथ आराम से रखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, ये निष्कपटता और खुलेपन का संकेतक है। इसको सभी को देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। आंखों के मध्य अच्छा संपर्क, यानी आप अगर आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं गुड आई कांटेक्ट से, तो आप जो है दूसरे व्यक्ति की बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये इसका द्योतक है। सिर हिलाना यानी नॉडिंग, दूसरे व्यक्ति द्वारा कही बातों में दिलचस्पी और उसके प्रति समझ का मतलब जब हम दूसरे की बात समझते हैं, वो लगातार बोल रहा है, तो हम इस इशारे में सिर हिलाते रहते हैं। इसका मतलब अगला व्यक्ति ये समझता है कि हाँ, इनको मेरी बातों में इंटरेस्ट तो आ ही रहा है, साथ में मेरी बात को समझ रहे हैं। आगे झुकना या लीनिंग फॉरवर्ड इंग्लिश में, श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि एवं उसकी एकाग्रता को व्यक्त करता है। मान लीजिए आप बैठ के सुन रहे हैं, थोड़ा सा आगे झुक के बैठ गए आप, तो इससे क्या दिखने लगता है कि आप जो है उसकी बात को इंटरेस्ट लेके अच्छे से पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे हैं। पीछे झुकना यानी लीनिंग बैक, इसका मतलब क्या हुआ, विश्रांति एवं अत्यधिक आत्मविश्वास का सूचक है। तरोताजा होने के साथ सीधा खड़ा होना, अगर आप फ्रेश मूड में बिल्कुल सीधे खड़े हैं, इसका क्या अर्थ होता है कि आप में जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस है, यानी आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं। पैर पर पैर चढ़ाकर बैठना, जो हम लोग सामान्यतः करते हैं, यानी इसका क्या होता है, उचाट दिखना, मतलब ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, ये निगेटिव संकेत होता है। फिर छाती पर बाह फंसाना, मतलब सामने हाथ बांधकर बैठना, जिसको हम कह सकते हैं सीधी भाषा में, यानी बचाव की मुद्रा ये होती है। जेब में हाथ डालकर चलना, ये एक तरह की उदासी का घोतक होता है, उदासी को दिखाता है आपकी। गाल पर हाथ रखना, ये चिंता और सोचने का संकेतक होता है। नाक को थोड़ा थोड़ा छूना और रगड़ना, ये अस्वीकृति शंका और का घोतक होता है। आंख रगड़ना शंका एवं अविश्वास का घोतक होता है। ये त्योरी चढ़ाना अभी रिसेंटली पूछा गया है सीसैट में। स्क्रॉलिंग, व्यक्ति या उसके कार्यों को नापसंद करना, अगर आपके सामने कोई उल्टी सीधी बात कर रहा है जो आपको नहीं पसंद है, भले वो सही बात कर रहा है लेकिन आपको नहीं पसंद है, तो आप उसको नापसंद दिखाने के लिए, उसको चिढ़ दिखाने के लिए, उसके ऊपर गुस्सा होने का संकेत क्या करते हैं, आप त्योरियां चढ़ा लेते हैं। कुलबुलाना या व्यग्र होना यानी फिजिटिंग, बार बार इधर उधर टहलना, उंगलियों को थपथपाना, समान उचाट, ऊब अधीरता, उतावलेपन का मतलब आप जो है उसकी बात को सुनने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा व्यग्र हो रहे हैं, आप उतावलेपन में हैं। जम्हाई लेना, ये जो है ऊबने का या भ्रम का जो है संकेत देता है। तो जितने भी संकेत मैंने बताए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन इससे आपको जरूर मिलेगा।
इस लेक्चर को आज इसी सेशन में ख़त्म करना है, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप चाहे 2 पार्ट में देखें, चाहे 3 पार्ट में देखें, ये आपकी इच्छा पे, लेकिन मैं पूरा समाप्त करूँगा इसी एक ही में। तो संप्रेषण में सर्वाधिक सहायक श्रव्य कौशल, श्रव्य मतलब ऑडियो, कौन सा है? सक्रिय श्रव्य है, जो एक्टिव रूप से आपके सामने बोला जा रहा है वो है। ये सब सीधे सीधे क्वेश्चंस ही हैं, इसको ऐसे ही याद करने का प्रयास करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो लिख लीजिए, लेकिन आपको याद तो करना ही होगा। अशाब्दिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम कुछ भी बोलते नहीं हैं, के लिए प्रेरक और ग्राही यानी बोलने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही एक ही सांस्कृतिक परिवेश से होना आवश्यक है। फिर ग्रेप वाइन की परिघटना क्या है? ग्रेप वाइन कहा जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को या अनौपचारिक संचार को। ये इसी का जो है एक तरह से पर्यायवाची है, इंग्लिश वर्ड है। अनौपचारिक संचार को ग्रेप वाइन कहा जाता है। प्रभावी संचार के 6 कारक कौन से बताए गए हैं? 6 फैक्टर्स जो हमारे संचार को प्रभावी बनाते हैं, वो हैं स्पष्टता, प्राप्तकर्ता की अपेक्षा अनुसार होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, एक समान यानी लयबद्ध होना चाहिए, प्राप्तकर्ता को स्वीकार होना चाहिए, निरंतर प्रवाह में होना चाहिए। तो इसको मैंने अभी पीछे स्पष्ट भी किया था, यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन फॉर्म में देख लिए। संचार कम्युनिकेशन के 3 माध्यम कौन से हो सकते हैं? ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल, ये बता चुका हूं मैं आपको। संप्रेषण का सार है कि, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, समझना। संप्रेषण मतलब आप अगर किसी से कोई बात कम्युनिकेट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको केवल कोई बात सुना दे रहे हैं। उसको अगर समझ में नहीं आया है तो आपका जो है कम्युनिकेशन व्यर्थ है। यानी संप्रेषण का सार क्या है? समझना, क्योंकि संचार का यही मर्म है। संगठन में संचार के 3 प्रकार क्या होते हैं? मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कार्यालय है, कोई सरकारी ऑफिस है, तो उसमें 3 तरह के जो है कम्युनिकेशन के प्रकार कौन से होते हैं? पीछे बात हो चुकी है, बस इसको क्वेश्चन फॉर्म में देखते चलिए। आंतरिक संचार, बाह्य संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। संगठन में संचार की दिशाएं कौन सी हो सकती हैं? ऊपर से नीचे, जिसको मैंने बताया था ऊर्ध्वगामी, नीचे से ऊपर अधोगामी, सॉरी ऊपर वाला है, नीचे से ऊपर ऊर्ध्वगामी, और समान स्तर पर यानी हॉरिजॉन्टल। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति पूछी जा चुकी है अभी हाल ही में, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है। कम्युनिस्ट शब्द से जो है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, इससे कम्युनिकेशन की उत्पत्ति हुई है। संप्रेषण में किस का नियम, ये वाला किस नहीं है, इसका अर्थ है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। अभी पिछले ही यानी 2017 के सीसाइट के पेपर में आ चुका है, और इसको अगर बढ़ा के मतलब इसको विस्तार में बात कहें तो अपनी बात को जटिल एवं बढ़ा चढ़ाकर रखने की बजाय सरल तरीके से प्रस्तुत करना किसका नियम कहलाता है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। विकर्ण संप्रेषण क्या होता है? संगठन में प्रबंधक और श्रमिकों के बीच जो संप्रेषण होता है, ये विकर्ण संप्रेषण का उदाहरण होता है। संतुलित विभाजन प्रतिमान क्या होता है? विभिन्न विषयों के जानकार व्यक्तियों के बीच समानता के साथ संबंधों का संतुलित विभाजन प्रतिमान कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई साइंस का एक्सपर्ट है, कोई कॉमर्स का एक्सपर्ट है, कोई हिस्ट्री का एक्सपर्ट है, उनके बीच जब आपस में बातचीत हो रही है तो समानता के साथ बातचीत हो और संतुलित तरीके से हो, ये ना हो किसी एक पर विशेष बल दिया जाए, दूसरे को दबा दिया जाए, तो इसको संतुलित विभाजन का प्रतिमान कहेंगे। समानता प्रतिमान क्या है? एक ही लिंग युगलों के बीच संप्रेषण। अब इस बात को मैं भी नहीं समझ पाया, जो समझ में आ रहा है एक ही लिंग यानी समान लिंग के जो है जो कपल होंगे उनके बीच संप्रेषण, तो जो भी है सही है। एकाधिकार प्रतिमान क्या होता है? एक ही व्यक्ति को बोलने का अधिकार अगर कहीं पर दिया जाता है, बाकी सब उसकी बात को सुनते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एकाधिकार। इसको मोनोपोली कहते हैं, तो ये एकाधिकार प्रतिमान कहलाएगा। संप्रेषण जो प्रक्रम होता है, प्रक्रम का मतलब प्रोसेस, तो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से चरण आते हैं? सबसे पहला क्या होता है? प्रेषक होता है, पीछे मैं बता भी चुका हूं आपको। कूट संकेतन, सबसे पहले वो कोडिंग करेगा, फिर अपना संदेश भेजेगा। प्राप्तकर्ता से को मिलने से पहले उसकी डिकोडिंग होगी यानी विसंकेतन होगा, और फिर वो प्राप्तकर्ता द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। घूरना अशाब्दिक संप्रेषण का
असौहार्दपूर्ण संकेत समझा जाता है। जिस प्रकार से मैंने अभी पीछे आपको बताया, हाथ बांधकर बैठना, घूरना, त्योरी चढ़ाना, तो उसी तरह से घूरना क्या है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का असौहार्दपूर्ण, मतलब ये निगेटिव सेंस में समझा जाता है। टेलीफोन क्या है, ये यांत्रिक संप्रेषण यानी मैकेनिकल कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है। अंतः समूह संप्रेषण यानी किसी एक समूह के बीच में आपस में कोई कम्युनिकेशन किया जा रहा है, कोई एक ग्रुप है, यानी इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन। संचार का वह साधन जो बहुत सारे आदाताओं को एक स्रोत के साथ सूचना प्रसारित करता है, मतलब सुनने वाले कई हों और बोलने वाला या भेजने वाला एक हो। कक्षा में संप्रेषण मतलब अगर क्लास में कोई कम्युनिकेशन होता है तो वो कैसा होता है, संज्ञानात्मक संप्रेषण का उदाहरण है। इसको ऐसे याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। संप्रेषण प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, सैसॉन एक विचारक हैं जिन्होंने संप्रेषण पे बहुत काम किया है। तो संप्रेषण प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम को टेक्निकल रूप से सक्षम बनाने का श्रेय सैसॉन को दिया जाता है। संप्रेषण की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं, विश्व की समस्त समस्याएं संप्रेषण से संबंधित नहीं होती हैं। तो इसका आप अगर शाब्दिक अर्थ समझिए कि मतलब विश्व में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन सारी समस्याओं के पीछे संप्रेषण या कम्युनिकेशन ही नहीं होता है। संप्रेषण का एक प्रसिद्ध या फेमस प्रतिमान क्या है, अभियांत्रिकी प्रतिमान। अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होता है उसका जो प्रतिमान होता है, ये कम्युनिकेशन का एक प्रसिद्ध प्रतिमान है। अशाब्दिक संप्रेषण को विभाजित किया जाता है किस तरह से, तो इसको सन्निकटता संप्रेषण कहते हैं। अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल, कई बार बोल चुका हूं मैं। अगर इसका वर्गीकरण किया जाएगा तो किसमें होगा, सन्निकटता। संनिकटता मतलब दो व्यक्तियों के बीच में जो है काफी निकटता हो, यानी ये एक करीबी संप्रेषण यानी बहुत ही क्लोज कम्युनिकेशन। अगर इसको इंग्लिश में हम कहेंगे तो क्लोज कम्युनिकेशन कहेंगे इसको, कम्युनिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं मनोवैज्ञानिक संप्रेषण प्रतिमान की क्या विशेषता होती है। यानी अगर साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसकी विशेषता क्या होगी, यह एक बंद पास प्रणाली है, क्योंकि इसमें क्या है, हम साइकोलॉजिकली अपनी बात एक दूसरे को पहुंचा रहे हैं। मतलब हमने ना इशारा किया ना कुछ किया, लेकिन वो पारिस्थितिकी रूप से ऐसा कुछ हो गया कि हम जो कहना चाहते हैं वो अगला समझ गया। तो ये क्या होगा, ये मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, और ये एक बंद प्रणाली या क्लोज जो है तरीके का कम्युनिकेशन है। प्रशासन में आज जो आधुनिक तकनीकी का प्रयोग सर्वसुलभ हो गया है, इसका मूलभूत सिद्धांत आधारित है किस पर, अभियांत्रिकी मनोवैज्ञानिक प्रतिमान पर, यानी इंजीनियर्ड और साइकोलॉजिकल। तो इस पे आधारित है ये। नेक्स्ट देखते हैं, बस 5-7 मिनट और बचे हैं, धैर्य रखिए। संप्रेषण प्रक्रिया के प्रमुख अवरोधी तत्व क्या हैं, तो संप्रेषण प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में अवरोध को क्या उत्पन्न करते हैं, अगर व्यक्तिगत संवेदी अंगों में विकृति हो। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है। यानी मान लीजिए आप जो है बोलने में सक्षम नहीं है, आप सुनने में सक्षम नहीं है, तो शारीरिक विकृति है, शारीरिक अंगों की विकृति है, तो एक ये प्रमुख अवरोधी तत्व माना जाएगा कम्युनिकेशन में। मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है, जबकि उसकी भाषा कैसी हो, भाषा में विकृति हो। अगर आपकी बोलने के ढंग में, आपकी लैंग्वेज में विकृति है, तो आप स्वयं ही अपने कम्युनिकेशन को सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित करेंगे। एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्नलिखित में किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है। प्रभावी श्रवण का मतलब आप जो है ध्यान से किसी चीज को सुन रहे हैं, लेकिन वो कब समाप्त हो जाएगा, बाधक व्यक्तित्व के कारण। यदि आपका व्यक्तित्व जो है बाधक है, यानी आप जो है ज्यादा इंटरफेयरिंग जो है नेचर के हैं, कोई बोल रहा है आप उसको बीच में बार बार टोक रहे हैं, बार बार उसको टोक रहे हैं, बार बार उससे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको बोलने में आप जो है दिक्कत उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये आपके एक व्यक्तित्व, बाधक व्यक्तित्व के कारण होता है। प्रायः अशाब्दिक संप्रेषण को प्रयोग किया जाता है, यानी अशाब्दिक मतलब नॉन वर्बल, यानी बिना बोले जो कम्युनिकेशन होता है वो किसको मजबूत करता है, शाब्दिक संप्रेषण को प्रभावी बनाता है वो, यानी हमारा जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको प्रभावी बनाता है।
यदि दो व्यक्ति साथ साथ हाथ डालकर चल रहे हैं तो इस प्रकार जो अशाब्दिक संप्रेषण होगा वो क्या होगा, दोनों व्यक्तियों में निकटता तथा प्रेम है। साथ साथ चल रहे हैं, दो दोस्त चल सकते हैं, एक प्रेमी प्रेमिका चल सकते हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर चल रहे हैं। तो ये आपको क्या, ये तो मतलब सिंपल सी जो है क्वेश्चन है कि ये शो कर रहा है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं और उनमें आपस में प्रेम है। संप्रेषण में सन्निकटता के निर्धारक तत्व क्या है? सन्निकटता मतलब क्लोजनेस। तो सामाजिक नियम जो है उसके निर्धारण के जो है तत्व हैं। समय बोध संप्रेषण के निर्धारक तत्व क्या हैं? कार्य संलग्नता समय बोध संप्रेषण के निर्धारक तत्व हैं। विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है मूक संप्रेषण के अंतर्गत। यानी अगर जो है कोई मूक जो है संप्रेषण हो रहा है, वहाँ पर केवल ऑडियो विजुअल आप चला दीजिए, कोई वीडियो आप प्ले कर दीजिए, उसमें आवाज़ भी हो, तो वो मूक संप्रेषण का भी काम करता है। मतलब किसी को फिजिकली खड़े होकर वहाँ पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, जो रिकॉर्डेड है वही जो है उसका काम कर देगा। अंतःवैयक्तिक संप्रेषण के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं? व्यक्ति का व्यक्ति से संप्रेषण, ये अंतःवैयक्तिक संप्रेषण का, अंतःव्यक्ति का मतलब ही हो गया इंटरपर्सनल यानी दो व्यक्तियों के बीच में। लघु समूहों में संप्रेषण कैसा होता है? श्रृंखलाबद्ध होता है। मान लीजिए छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, तो आपने एक ग्रुप में कोई बात कही, उसमें से एक व्यक्ति ने जाके दूसरे ग्रुप में कह दिया, तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें चेन कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये चेन कम्युनिकेशन का उदाहरण है। कई आकार के संप्रेषण होते हैं, लेकिन आप जो इम्पोर्टेंट है मैं उनकी बात करता हूँ। तो वृत्ताकार संप्रेषण क्या हो गया, यानी सर्कुलर संप्रेषण। ये एक बंद पास प्रणाली है। मतलब वृत्ताकार का मतलब है, मान लीजिए 5 लोग का एक ग्रुप है, आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो एक वृत्त की रचना समझ लीजिए कर रहे हैं, एक दूसरे में आपस में बात कर रहे हैं, तो वो एक बंद पास प्रणाली का कार्य हो गया। चक्राकार यानी चक्र के आकार का हो, इसमें क्या होगा? इसमें मुख्य वक्ता जो है वो केंद्र में बैठा होगा, बाकी सुनने वाले किनारे किनारे बैठे हुए हैं। तो मुख्य वक्ता केंद्र में रहता है, किसमें? चक्राकार संप्रेषण में। सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जनसंचार माध्यम वर्गीकृत किए जाते हैं। जनसंचार यानी टेली कम्युनिकेशन के साधन किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? बृहद समूह संप्रेषण के अंतर्गत। टेली कम्युनिकेशन के आप साधन जानते हैं, टेलीविजन हो गया, ईमेल हो गया, आपका जो है यूट्यूब भी आपका एक टेली कम्युनिकेशन का साधन है। तो ये बृहद समूह यानी एक बहुत बड़े समूह को प्रभावित करने वाला संप्रेषण होता है। अगर पुलिस मुख्यालय, मतलब जिले का जो पुलिस मुख्यालय है, एसपी ऑफिस है मान लीजिए, वहाँ से सभी थानों को संप्रेषण के लिए संप्रेषण किया जाना, किसी सूचना का आदान प्रदान किया जाना है, तो कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी? चक्राकार प्रणाली अपनाई जाएगी। यानी एक साथ सबको बता दिया जाएगा। चक्राकार प्रणाली अभी पीछे ही बात हुई है, चक्राकार प्रणाली फिर से समझ लीजिए। इसमें क्या है? मुख्य वक्ता केंद्र में रहता है। मतलब मान लीजिए अगर एसपी साहब ही बोल रहे हैं, सभी जो है एसएचओ को संबोधित कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो एक केंद्र बिंदु है, वो सभी को बोल रहे हैं और जितने भी थाने के हेड हैं वो सब उसको सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। वाई प्रकार का संप्रेषण क्या होता है? राष्ट्रीय महत्व के प्रसारणों को राष्ट्रपति द्वारा जनता को पहुंचाना, यानी जो नेशनल इंपॉर्टेंस का संप्रेषण है, प्रसारण है, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का जो है जनता के लिए नाम संदेश का प्रसारण होता है, ये सभी वाई प्रकार के संप्रेषणों में आता है। बृहद समूह संप्रेषण की क्या विशेषता है? अभी पीछे ही हमने बात की है। तो समस्त संदेशों का प्रवाह एक दिशा में होता है। बृहद समूह फिर से देख लीजिए, आप जो है समझ लीजिए अच्छे से। तो जैसे कि बात हुई थी जनसंचार माध्यम यानी टेली कम्युनिकेशन माध्यमों से बृहद समूह संप्रेषण होता है, यानी जितने भी संदेश का प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, या रेडियो पे कोई संदेश का प्रसारण हो रहा है, आप सुन रहे हैं, आप उसको रिप्लाई तो नहीं कर सकते ना वहाँ पर। तो ये क्या होता है? एक दिशीय प्रवाह हो गया इसका, यानी वन वे कम्युनिकेशन हो गया। सभा कक्ष में संप्रेषण की उत्तम प्रणाली क्या है? सभा कक्ष में यानी किसी भी मीटिंग हॉल में कोई संप्रेषण हो रहा है तो उसकी सबसे उत्तम प्रणाली क्या है? शीर्षाकार संप्रेषण, यानी जो शीर्ष व्यक्ति जो है उसमें संप्रेषण कर रहा है, ये उसका अर्थ हो गया। सभी अनौपचारिक और औपचारिक संप्रेषणों का अभिलक्षण या कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है?
चाहे अनौपचारिक संप्रेषण हो चाहे औपचारिक संप्रेषण हो, इनके बात का तरीका अलग होगा, किनके बीच बात की जा रही उनका तरीका अलग होगा, लेकिन जो संप्रेषण होगा, कम्युनिकेशन होगा, उनकी प्रकृति कैसी होगी, एक जैसी होगी। अब संप्रेषण की बाधाएं हैं और बाधाओं के प्रकार हैं, उनको सुमेलित करना है। तो शब्द भंडार, अगर आपके पास वोकेबुलरी नहीं है तो ये किस प्रकार की बाधा है, भाषा की बाधा है। ये दूरी है दो लोगों के बीच में, तो ये संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल कमी है। जल्दबाजी में बातचीत हो रही है तो यह पारिस्थितिक है यानी सिचुएशनल प्रॉब्लम है। ये कोलाहल यानी बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है, शोर हो रहा है, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो संप्रेषण में बाधा उत्पन्न कर रहा है। अब आपका लास्ट टॉपिक, लास्ट स्लाइड, कौन तदनुभूति पूर्वक श्रवण की विशेषता नहीं है। तो तदनुभूति पूर्वक श्रवण जो होता है वो मतलब अनुभूति करके किसी चीज़ को सुनना, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। तो उस समय आप मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। वक्ता की स्थिति को स्वयं में रखना, ये आप हो सकते हैं, मान लीजिए कोई आपके सामने बोल रहा है, आप मन ही मन सोच रहे हैं कि काश मैं अगर वक्ता के सामने, वक्ता की जगह होता तो मैं इस तरह से करता। उसकी जो देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का आप प्रेक्षण कर सकते हैं। संप्रेषण की विषय वस्तु एवं भावनाओं दोनों पर ध्यान केंद्रित करना, ये सब आप कर सकते हैं। और विशेषता जो नहीं है वो क्या है, मूल्यांकन करना। तो दोस्तों 1 घंटे का वीडियो हो गया ये, लेकिन इसमें आपका संप्रेषण तैयार हो गया। और इसको एक बार और देख लीजिएगा। कुछ भी संप्रेषण से आपका इंटरपर्सनल स्किल से समाप्त नहीं होगा। अगर मुझे समय मिला, मैं वादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अगर समय मिला तो मैं इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको और सॉल्व करा दूंगा। वैसे मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही आपको फैक्ट के फॉर्म में बता दिया है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है जो कोई पढ़ाता नहीं, कोई बताता नहीं है, आसानी से बुक में समझ में नहीं आता। मैंने आपको पूरा प्रयास किया कि अच्छे से अच्छी तरह से आपको समझा चुकूं। और अब ये आपकी जो है ग्रेस्पिंग पावर पे है कि आप कितना समझ सकते हैं। नहीं समझ में आया है, कोई चीज़ एक बार में नहीं समझ में आती है, आप पूरे वीडियो को शुरू से एक बार फिर से देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।